आज मैं अपनी इस वीडियो में जो गैर व्यापारिक संस्थान से संबंधित जो लेखे होते हैं और उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले नगद लेन देनों को दिखाया जाता है। तो ठीक है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में जो नगद लेन देनों को जो दिखाया जाता है वो आपकी जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है, और एक और बता दूं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो आपका वास्तविक खाता होता है यानी कि रियल अकाउंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जो है नगद लेन देनों को दिखाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राप्ति एवं भुगतान खाता हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाले अधिक्य या कमी को अंतरित किया जाता है। आय व्यय खाता यानी कि आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अधिक्य यानी कि सरप्लस और कमी एंड डिफिशिएंसी को अंतरित किया जाता है। किसमें? आय व्यय खाते में अगर में जो अंतरित किया जाता है। ठीक है, कहाँ का अंतरित किया जाता है? वो आपका पूंजी निधि खाते में अंतरित किया जाता है। अगर आपके आय व्यय खाते में अधिक्य आता है, ठीक है, तो वो पूंजी निधि खाते में जोड़कर दिखाया जाता है, और अगर आय व्यय खाते में कमी आती है तो पूंजी निधि खाते में घटाकर दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्ति और भुगतान खाता किन लेन देनों का अभिलेखित करता है? प्राप्ति एवं भुगतान का यानी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में किन लेन देनों का अभिलेखित किया जाता है? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जो है वो चालू वर्ष के साथ साथ विगत वर्षों से संबंधित सभी प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा किया जाता है। ठीक है, और प्राप्ति एवं भुगतान खाता आपका कौन सा खाता है? ये आपका वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि चालू वर्ष के साथ विगत वर्षों से संबंधित सभी प्राप्तियां और भुगतान का खाता प्राप्ति और भुगतान खाते में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राप्तियों में से कौन सी आयगत प्रकृति की है? ठीक है, तो आयगत प्रकृति की कौन सी प्राप्तियां हैं? वे प्राप्तियां होती हैं जो कि हमें बार बार प्राप्त होती रहती हैं। ठीक है, तो ऐसी है, इसमें हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निवेश पर प्राप्त लाभांश, क्योंकि निवेश पर प्राप्त लाभांश यानी कि इन्वेस्टमेंट पर जो हमें जो डिविडेंड प्राप्त होता है वो प्रतिवर्ष प्राप्त होता है, बार बार प्राप्त होता है। ठीक है, और आयगत प्रकृति वही प्रकृति है जो कि हमें बार बार प्राप्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निवेश पर प्राप्त लाभांश जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी आयगत प्रकृति की प्रविष्टि है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर परिचालन व्यय निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? ठीक है, तो गैर परिचालन व्यय वे परिचालन होते हैं, देखिएगा कि गैर परिचालन व्यय से आशय ऐसे व्यय से होता है जो प्रत्यक्ष रूप से परिचालन कार्य से संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, तो परिचालन कार्य से संबंधित जो नहीं है वो हमारे प्रबंधकीय निदेशक का वेतन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि गैर परिचालन व्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रबंधकीय निर्देशक का वेतन हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्ति तथा भुगतान खाता यानी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट लेखा किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट जो तैयार किया था वो गैर व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, और प्राप्ति एवं भुगतान खाता आपका कौन सा खाता है? ये आपका वास्तविक यानी कि रियल खाता होता है आपका आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर लाभकारी संगठन का आय व्यय खाता है। तो आय व्यय खाता यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो आपका नामांकन खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, यानी कि नाम मात्र खाता कहते हैं इसे। और जो आय व्यय खाता यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है हमारे लाभानी खाते की ही तरह बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गैर लाभकारी संगठन का आय व्यय खाता होता है। आय व्यय खाता जो होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट यानी नामांकन खाता या नाम मात्र का खाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय और व्यय का लेखा दिखाता है यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो क्या दिखाता है यानी कि उसका शेष क्या दिखाता है? ठीक है, तो आय और व्यय का जो लेखा यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर का शेष जो दिखाता है वो आपका आय का व्यय पर अधिक्य और व्यय का आय पर अधिक्य दिखाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सकल लाभ जो ज्ञात किया जाता है वो हमारा व्यापारिक खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से ज्ञात किया जाता है,
शुद्ध लाभ जो आपका लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ज्ञात किया जाता है, और वित्तीय स्थिति जो ज्ञात की जाती है वो हमारी आर्थिक चिट्ठी यानी बैलेंस शीट से ज्ञात की जाती है। ठीक है, और ये ऑप्शन इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि आय और व्यय में का जो लेखा दिखाता है, यानी जो आय और व्यय में जो शेष दिखाया जाता है वो होता है आय का व्यय पर अधिक है, व्यय का आय पर अधिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैर व्यापारिक संस्था के अंतिम खातों में क्या नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो गैर व्यापारिक संस्थाओं में कौन सा लेखा नहीं बनाया जाता, वो आपका व्यापार खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया जाता। गैर व्यापारिक संस्थाओं में सबसे पहले जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, इसके बाद आय व्यय खाता यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, और इसके बाद जो आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। ठीक है, व्यापार खाता आपका नहीं बनाया जाता, इसके लिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लब ने 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्नलिखित चंदे प्राप्त किए। ये 2003 के हैं या आपके 2004 के हैं। ठीक है, तो 2003 में बकाया चंदे जो 19,500 थे, और 2004 के जो बकाया चंदे 25,500 थे। ठीक है, और 2003 के जो अग्रिम चंदे प्राप्त हुए हैं वो हमारे 12,800 थे, और 31 यानी कि 2000 मतलब आपके 4 के जो थे वो आपके 9,500 जो आपको अग्रिम प्राप्त हुए हैं 2004 में। ठीक है, वर्ष 2003 में प्राप्त चंदे 2,45,000 थे। क्लब की 2003 और 2004 के चंदे की आय क्या थी, यानी कि आय की गणना करनी है। ठीक है, तो हमारे जो 2003-2004 में जो चंदे प्राप्त हुए थे वो 2,45,000 प्राप्त हुए। देखिएगा कि वर्ष में जो प्राप्त चंदे 2,45,000 प्राप्त हुए। ठीक है, अब इसमें हम जो क्या करेंगे कि जो 2004 के जो बकाया चंदे हैं, ठीक है, 2004 के जो बकाया चंदे हैं वो हम प्लस कर लेंगे, तो 25,000 प्लस यानी कि बकाया चंदा जोड़ा गया 2004 का 25,500 आप प्लस कर लेंगे। ठीक है, और 2003 में जो है वो अग्रिम प्राप्त हो गए थे, यानी कि 2003 में जो प्राप्त हुए तो वो हमें 2004 के प्राप्त हुए थे, और हम 2004 की लेके बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए 12,800 ये भी हम हमारे प्लस हो जाएंगे, यानी कि देखिए जोड़ो अग्रिम चंदा 2003 का 12,800 प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 2,83,300 आ जाता है। ठीक है, इसमें से जो हम जो है 19,500 बकाया चंदे यानी कि ये घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि ये जो हमें प्राप्त हुए हैं वो 2003 के प्राप्त हुए हैं, और हम जो लेखा बना रहे हैं वो 2004 का बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 19,500 इसमें से घटा देंगे, तो 2,83,000 में से हम 19,500 यानी जो 2003 के हमें प्राप्त हुए थे वो घटा देंगे, तो हमारा बच जाएगा 2,63,800। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2,63,800 हो जाएगा। क्योंकि जो हम चंदों का जो गणना करते हैं वो जो चालू वर्ष से संबंधित हो उन्हीं की गणना करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि क्लब को 1998 के लिए चंदे के रूप में 1 लाख रुपये प्राप्त हुए, और प्राप्त चंदे की राशि 1998 15,000 रुपये और 1997 की 20,000 रुपये थी, तो चंदे के रूप में 1998 के लिए आय की राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब क्योंकि हम जो आय की राशि याद करें वो 1998 की याद करें, और 1998 में प्राप्त हुए थे 1 लाख चंदे ये प्राप्त हुए थे, और 15,000 ये प्राप्त हुए थे, और ये जो हमारे 1998 संबंधित है तो इसलिए 1 लाख में से 15,000 आपके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपके 20,000 है वो 1997 के हैं, यानी कि 20 जो हज़ार हैं आपके 1997 यानी कि लास्ट ईयर के हैं, गत वर्ष के हैं, तो इसलिए इस गत वर्ष के जो 20,000 हैं हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, देखिएगा कि क्लब को जो प्राप्त चंदे हुए वो 1 लाख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और 1998 जो प्राप्त हुए हैं वो 15,000 प्राप्त होते हैं, 15,000 प्राप्त होते, 1 लाख में आपने 15,000 तो 1,15,000 हो गया, और हमें जो 1998 में ही वो 20,000 और प्राप्त हुए हैं, और ये मगर ये जो प्राप्त हुए हैं वो 1997 के प्राप्त हुए हैं, यानी कि पिछले साल के प्राप्त हुए हैं, गत वर्ष के प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए गत वर्ष के अमाउंट को हम इसमें से घटा देंगे, यानी 20,000 को घटा देंगे, तो 1,15,000 में से 20,000 घटाएं तो हमारा बचेगा 95,000। ठीक है, तो हमारा जो 1998 की जो आय की राशि होगी वो 95,000 की राशि होगी, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल के आय व्यय खाते में डेबिट किया जाएगा, डेबिट की बात हो रही। ठीक है, तो इसमें जो डेबिट किया जाएगा वो होगा कि भूगोल हेतु खरीदे गए नक्शे, ये आपका आंसर होगा। क्यों, अगर आप इसकी जनरल एंट्री करने लगे, ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, क्योंकि भूगोल होती जो नक्शे होंगे वो स्टेशनरी में आएगा, तो स्टेशनरी अकाउंट या टू कैश हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आप इस भूगोल हेतु खरीदे गए नक्शों को आप डेबिट करेंगे और टू में आपका कैश आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक स्कूल के आय व्यय खाते में डेबिट किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे कि भूगोल हेतु खरीदे गए नक्शे, क्योंकि ये आपके जो क्या है खर्चे हैं एक तरह के, और खर्चों को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाता प्रारंभिक शेष से आरंभ नहीं होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक शेष यानी कि ओपनिंग बैलेंस है, जो खाता प्रारंभ नहीं होता है वो आपका प्राप्तियान भुगतान खाता नहीं होता है। ठीक है, आव्यय खाता, लाभानी खाता और वसूली खाता, ये सभी खाते जो हैं प्रारंभिक शेष से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि प्रारंभिक शेष से आरंभ नहीं होता है वो प्राप्तियान भुगतान खाता यानी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय तथा व्यय खाता प्रकट करता है। तो आय तथा व्यय खाता मैंने अभी आपको बताया था, वो आय का व्यय पर अधिक्य या आय का व्यय पर कमी, ठीक है, या व्यय की आय पर अधिक्य को प्रदर्शित करता है, प्रकट करता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाभ निरपेक्ष संस्थाओं में शुद्ध आय की गणना निम्नलिखित को तैयार करके की जाती है। ठीक है, तो शुद्ध आय यानी कि जो आपका नेट इनकम जो तैयार की जाती है वो आपकी आय व्यय खाते में जो तैयार की जाती है, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो आप जो है शुद्ध आय ज्ञात कर सकते हैं। और ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय व्यय खाता जो बनता है वो लाभानी खाते के अनुसार यानी कि खाते लाभानी खाते के तरह ही बनता है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा कि लाभ निरपेक्ष संस्थाओं से शुद्ध आय की गणना निम्नलिखित को तैयार करके की जाती है, वो आय व्यय खाते के द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धर्मांध संस्था द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त दान की राशि को लिखा जाता है। ठीक है, तो जो आपको जो विशेष उद्देश्य के लिए जो प्राप्त दान होता है वो आपके आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त दान जो आपका आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वर्ष के प्रारंभ में चंदे का 3000 रुपये बकाया था तथा वर्ष के दौरान 20,000 रुपये प्राप्त हुए थे और वर्ष के अंत में 5,000 रुपये बकाया है, तो आय व्यय खाते में ले जाई जाने वाली धनराशि क्या होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये वर्ष के प्रारंभ में बकाया चंदा थे, ठीक है, तो ये से बकाया चंदे जो प्राप्त हुए हैं वो पिछले साल के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और तथा वर्ष के दौरान 20,000 रुपये प्राप्त हुए, यानी कि जो चालू वर्ष में आपको 20,000 रुपये प्राप्त हुए और चालू वर्ष के ही 5,000 रुपये और बकाया थे। तो ठीक है, ये भी तो 20,000 में आप 5,000 जोड़ देंगे क्योंकि ये चालू वर्ष से संबंधित लेखे हैं। ठीक है, तो 20,000 और 5,000 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25,000 हो जाएगा। और ये जो आपको प्राप्त हो रहे हैं ये गत वर्ष के प्राप्त हो रहे हैं और गत वर्ष के चंदे 3,000 आप इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 25,000 में से आप 3,000 माइनस कर देंगे तो आपका बच जाएगा 22,000। तो आपका आंसर आ जाएगा 22,000 आ जाएगा। देखिएगा कि वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे 20,000 हैं और वर्ष हेतु बकाया चंदे 5,000 हैं और पिछले वर्ष का हेतु बकाया जो 3,000 वो अपने माइनस कर दिया है। तो 20,000 में से 5,000 प्लस कर दिए 25,000, 25,000 में 3,000 अपने माइनस कर दिए, कितने आ जाएंगे 22,000। तो आपके 22,000 के चंदे आपके जो दिखाए जाएंगे, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद एक क्लब के आय व्यय खाते में नहीं लिखा जाएगा, यानी कौन सी प्रविष्टि जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी। तो वो नहीं लिखी जाएगी फर्नीचर की बिक्री की रकम, वो नहीं लिखी जाएगी क्योंकि ये फर्नीचर से बिक्री की रकम जो आपकी पूंजीगत लाभ होती है। ठीक है, तो आय व्यय खाते में यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में फर्नीचर की बिक्री की रकम नहीं लिखी जाएगी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैर लाभ संगठन में फर्नीचर के विक्रय पर लाभ प्रदर्शित किया जाता है। तो फर्नीचर के विक्रय पर जो लाभ होता है वो आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि आय व्यय खाता जो बनाया जाता है वो लाभानी खाते की तरह ही बनाया जाता है। ठीक है, और लाभानी खाते में और आय व्यय खाते में जो है क्रेडिट पक्ष में जितने भी आय और प्रॉफिट होते हैं वो क्रेडिट पक्ष में लिखे जाते हैं और डेबिट पक्ष में समस्त खर्चे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो रही थी फर्नीचर के विक्रय से लाभ, तो फर्नीचर के विक्रय से लाभ जो होगा वो आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद एक क्लब के चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा चालू वर्ष के प्राप्त चंदे। चालू वर्ष के प्राप्त चंदे जो है आपके वो आर्थिक चिट्ठे में नहीं प्रदर्शित किए जा सकते क्योंकि चिट्ठे में जो संपत्ति और दायित्वों को ही प्रदर्शित किया जाता है, चालू वर्ष के प्राप्त चंदे को प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनियोगों पर ब्याज के 500 रुपये प्राप्त हुए जिसमें से 100 रुपये गत वर्ष के ब्याज के शामिल हैं।
तो आयव्यय खाते में कौन सी राशि लिखी जाएगी। तो आयव्यय खाते में जो लिखी जाती हैं वो चालू वर्ष से संबंधित ही लेन देन के लेखे किए जाते हैं, ठीक है। तो विनियोगों पर जो प्राप्त ब्याज हुए हैं वो 500 रुपये प्राप्त हुए हैं, पर इन 500 रुपये प्राप्त में जो 100 रुपये जो प्राप्त हुए हैं वो हमारे गत वर्ष के प्राप्त हुए। तो इन 500 रुपये से गत वर्ष यानी पिछले वर्ष के जो प्राप्त ब्याज थे वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 500 में से 100 माइनस कर देंगे, कितने बचे 400। तो इसका मतलब आयव्यय खाते में जो राशि लिखी जाएगी वो 400 रुपये लिखी जाएगी। या तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्ति एंड भुगतान खाता निम्न खाता है, यानी प्राप्ति एंड भुगतान यानी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट जो खाता होता है वो आपका वस्तुगत खाता है, यानी कि रियल अकाउंट, यानी वास्तविक खाता यानी संपत्ति खाता होता है। अब इस संपत्ति खाते क्या होता है, क्योंकि रियल यानी कि इसमें प्राप्ति एंड भुगतान खाते में जो होती है वो आपकी रोकड़ की प्राप्ति का भुगतान और रोकड़ की प्राप्ति और भुगतान का लेखा किया जाता है। और रोकड़ जो होती है वो हमारी क्या होती है, वो संपत्ति होती है, यानी कि वास्तविक खाता होता है। तो इसीलिए प्राप्ति एंड भुगतान खाते को यानी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट को हम रियल अकाउंट यानी कि संपत्ति खाता या वास्तविक खाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयव्यय खाता है एक, तो आयव्यय खाता जो होता है वो आपका कौन था, अवास्तविक खाता या नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। या नामांकन खाता या वास्तविक खाता या नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि आयव्यय खाता एक है। तो आयव्यय खाता आपका नॉमिनल अकाउंट यानी अवास्तविक खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैर व्यापारिक संस्था की आय निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खाता तैयार नहीं किया जाता है, ठीक है। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं में जो आय ज्ञात करने के लिए लाभानी खाता तैयार नहीं किया जाता है, ठीक है। और गैर व्यापारिक संस्थाओं में सबसे पहले प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आयव्यय खाता बनाया जाता है। और इसके बाद आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, ठीक है। लाभानी खाता आपका नहीं बनाया तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। प्राप्ति एवं भुगतान का रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में देखिएगा कि फर्स्ट है कि यह नाममात्र खाता है, नहीं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता कौन सा होता है आपका वास्तविक यानी कि रियल खाता होता है, तो यह गलत हो गया आपका, ठीक है। सभी नकद एवं उधार मध्य इसमें दिखाई जाती है, नहीं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में केवल जो रोकड़ नकद और रोकड़ भुगतान की प्रविष्टि की जाती है, तो इसका आपका ये भी गलत हो गया। यह क्रेडिट शेयर से प्रारंभ होता है, ये भी आपका गलत है कि प्राप्ति में भुगतान खाता क्रेडिट शेयर से प्रारंभ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका अंतिम शेष नकदी अवशेष बताता है, ये सही है आपका, ठीक है। कि प्राप्ति में भुगतान खाना या रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का जो है शेष जो अंतिम शेष नकदी अवशेष बताता है, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा कि ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट संक्षिप्त रूप होता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है रोकड़ पुस्तक की तरह होता है, ठीक है। क्योंकि रोकड़ पुस्तक में प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जो होती है वो आपकी नकद रोकड़ प्राप्त और जो रोकड़ भुगतान की ही प्रविष्टि की जाती है, ठीक है। तो इसलिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता का संक्षिप्त रूप होता है रोकड़ पुस्तक का संक्षिप्त रूप होता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयव्यय खाते में आंकड़े सम्मिलित होते हैं, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो आंकड़े सम्मिलित होते हैं वो चालू वर्ष से संबंधित ही आंकड़े लिखे जाते हैं, यानी कि इनकी ही प्रविष्टि की जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लब के संदर्भ में घास की बिक्री की राशि होगी, तो घास की बिक्री की जो राशि होगी वो आयगत प्राप्ति होगी, क्योंकि आयगत प्राप्ति वे प्राप्ति होगी जो बार बार प्राप्त होती हैं, ठीक है। और घास की बिक्री की राशि यानी कि जैसी घास बढ़ जाएगी फिर उसे काट कर बेच दिया जाएगा, ठीक है। तो घास का बिक्री जो होगी वो आयगत प्राप्ति होती है, क्योंकि आयगत प्राप्ति क्या होती है, वो बार बार प्राप्त होने वाली आय होती है, तो ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक क्लब के संदर्भ में घास के बिक्री की राशि होगी वो आयगत प्राप्ति होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त चंदा निम्नलिखित रूप में दिखाया जाता है। तो एक क्लब से प्राप्त अग्रिम चंदे की बात हो रही है तो वो हमारे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा, क्योंकि अग्रिम चंदा जो हो जाएगा वो हमारा दायित्व हो जाएगा, यानी कि लायबिलिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अग्रिम चंदे को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मदों में से कौन सी क्लब की आय व्यय खाते में दर्ज की जाएगी, ठीक है। तो आय व्यय क्लब यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन सी मदें दर्ज की जाएंगी। पुराने समाचार पत्रों की बिक्री ये भी दर्ज की जाएगी, किसी संपत्ति की बिक्री से हानि ये भी दर्ज की जाएगी, और मानदेय का भुगतान ये भी सभी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है आपके आय व्यय खाते यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये सभी अमाउंट जो दर्ज की जाएंगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
इस वीडियो में मैंने आपको जो है गैर व्यापारिक संस्था से संबंधित जो क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आप इनका भी रिवीजन कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।